हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज हम एंशिएंट भारत का जो हिस्ट्री का सीरीज़ देख रहे थे उसमें अगला पार्ट है हमारा मौर्योत्तर काल। इससे पहले हमने मौर्य काल की 3 वीडियो के थ्रू देख लिए थे और मैं उम्मीद करता हूं और आप लोगों के जिस तरह से फीडबैक आया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो तीनों वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले उन तीनों वीडियो को जाकर के जाइए देखिए, और हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने उस वीडियो का लिंक बना रखा है, वहाँ जाइए देखिए। उसके बाद यदि आप मौर्योत्तर काल को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मौर्य काल ही मौर्योत्तर काल के लिए आधार तैयार करता है। तो आज हम जो देखेंगे मौर्योत्तर काल, उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक केंद्रीय शासन व्यवस्था था मौर्य काल में, और जैसे ही मौर्य काल समाप्त होता है बृहद्रथ के साथ, तो जो भी छोटे छोटे शक्तियाँ थी, क्षेत्रीय शक्तियाँ, वो अपने को मजबूत करने में लग जाता है, और उसके साथ साथ बाहर की शक्तियाँ भी आकर के भारत में विजय प्राप्त करता है और बहुत बड़े साम्राज्य पे या बहुत बड़े भाग पे अपना साम्राज्य स्थापित करता है, जिसमें हम देखेंगे कि शक, पहलव, कुषाण आदि या यूनानी। जबकि भारत में आंतरिक रूप से जो शातवाहन वंश थे वो भी अपने आप को स्थापित करने की प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं कि मौर्योत्तर काल और बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कई छोटी छोटी राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर के बहुत सारे विदेशी वंश मध्य एशिया से भारत में आया। तो अब जानते हैं कि छोटा सा मैप के थ्रू इसे और हम बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भारत का मैप है, और इस तरह से कुछ प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, मौर्योत्तर काल। अब आप देखेंगे कि इस तरह यूनान था, यूनान, और ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो अब सबसे पहले भारत आने वाले विदेशियों का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले भारत में आया था हिंद यूनानी, उसके बाद आया शक, उसके बाद आया पहलव, उसके बाद आया कुषाण। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यदि आपको याद रहता है तो आप वहाँ आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और यदि आपको नहीं याद हो तो याद करने में कितने बार क्या होता है कि परेशानी होती है, तो उसके लिए हम छोटा सा ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक को आप देख सकते हैं। जैसे कोड इसका है नानी शक पहले किया, तो थोड़ा आप ये ध्यान में रखेंगे। नानी मतलब यूनानी, शक तो शक जानते हैं, हाँ, पहले तो पहलव, और हाँ किया, तो की से कुषाण। थोड़ा जो है ना इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको इतना भी क्लू मिल जाए तो आप आराम से जो है ना क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, नानी शक पहले किया, इसका कोड था, ये आप याद रखेंगे ध्यान में। उसके बाद हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया, दोनों जो है ना कभी कभी आपको आएंगे हिंद यूनानी, कभी कभी आएगा आपको बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियाई। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस के द्वारा होता है, और उसने भारत पर आक्रमण कर पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध पर विजय 190 ईसा पूर्व में प्राप्त कर लिया। सबसे पहला जो आक्रमण होता है आपको डेमेट्रियस का होता है, ये आप याद रखेंगे, और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे ये कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद अपने जो राज्य होता है उसका नींव रखता है, और धीरे धीरे भारत में जो क्षेत्रीय शासक होते हैं उसके साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करता है, और अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करता है।
राजधानी याद रखिएगा, यहां से पूछ दिया जाता है इसका राजधानी क्या था, शाकल था या सियालकोट। तो शाकल और सियालकोट कहाँ है, यह आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। यदि भारत के हम नक्शा की बात करें तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यही जो है ना शाकल या सियालकोट है, यही ये अपना राजधानी स्थापित करता है। तो ये याद रखेंगे, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके प्रमुख शासक हुए मिनांडर, जिसको मिलंद भी कहा जाता है, और ये इसका जो काल था 165 से 145 ईसा पूर्व तक था। मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तर का संकलन मिलिंद पान्हो में मिलता है, और मिलिंद पान्हो एक किताब है जिसमें जो नागसेन ने उत्तर दिया और मिलिंद ने जो है ना क्वेश्चन किया था, इसी को मिलिंद पान्हो के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसमें देखिए कि प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। वह प्रथम वंश था जिसके सिक्कों से काल एवं राजा की निश्चित जानकारी मिलती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इससे पहले जितने भी सिक्के जारी किए थे उस पे काल या कौन जारी किया उसके विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन जो मिनांडर के द्वारा या बैक्टीरियाई के द्वारा जो सिक्के जारी किए थे उस पे हमें निश्चित तिथि और राजा के नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हमें किसके सिक्के से या किनके सिक्कों से जानकारी ये हमें प्राप्त होती है कि तिथि और काल किनके काल में सिक्कों पे लिखा गया था। तो ये याद रखेंगे आप, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई के समय में। वह प्रथम वंश था जिसके सिक्कों पे काल और राजा की जानकारी निश्चित रूप से मिलती है। गंधार कला का भी विकास हुआ, इन्हीं के समय में गंधार कला का विकास हुआ। नाटक में पर्दा प्रथा का भी विकास हुआ। तो अब देखिए गंधार कहाँ है। एक मिनट, यदि हम भारत की मैप की बात करें तो गंधार जो है ना यहाँ है। ये आधुनिक जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहीं पे गांधार का क्षेत्र है। और जब ये भारत में आए हिंद यूनानी ने तो इनका अपना कला तो कुछ था ही, और भारत के कला जो इनके आने से पहले आप मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल के विषय में भी हम पढ़े थे कि वहां भी जो है ना लोक कला और राज्य के द्वारा कुछ कलाओं का विकास किया गया था। तो हिंद यूनानी भी अपना कुछ कला लाए और भारत से भी कला मिश्रित हो करके जो कला का विकास हुआ वो गंधार कला के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में हिंद यूनानी के आने के बाद एक नवीन कला के रूप में भारत में देखने को मिलता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि पर्दा प्रथा का भी विकास होता है। हिंद यूनानी ही वो व्यक्ति थे या वे समूह थे जिसके द्वारा पर्दा प्रथा का भी विकास किया गया था। पर्दा प्रथा का मतलब है कि नाटक में जो आप देखते हैं कि एक दृश्य समाप्त हो जाने के बाद और दूसरे दृश्य की जब तैयारी की जाती है तो पर्दा गिरा दिया जाता है, और फिर जब दूसरा दृश्य तैयार हो जाता है तो फिर पर्दा जो है ना उठा दिया जाता है। इसका विकास भी हिंद यूनानी के द्वारा या आप कह सकते हैं कि बैक्ट्रियाइयों के द्वारा किया गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर बात करते हैं। अब आइए देखते हैं हम शक के बारे में। तो शक जो थे यूनानियों के पश्चात भारत में शक आया था। जैसे आपको मैंने क्रम बताया था कि यूनानी के बाद जो है ना शक आया, शक के बाद पहलव आया, पहलव के बाद कुषाण आया। तो शक था दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर के ये थे, और ये आपको मध्य एशिया के थ्रू ही आया था। जैसे आप जानते हैं कि भारत का मैप है और ये जो है ना मध्य एशिया है, ये मध्य एशिया है और इधर चीन है, इधर चीन। तो आप जानते हैं, चलिए इसको थोड़ा और बढ़िया से दिखा दूं। इसको देखिए, ये यहाँ देखिए, जैसे ये भारत है और ये चीन है, और चीन और भारत के बीच में ये आपको हिमालय का रेंज है। हिमालय का रेंज को जो है ना पार करना दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ जो है ना आना बहुत मुश्किल है कि इसको हिमालय को पार करके चीन से आना बहुत दुर्गम है। तो क्या करते थे, मैक्सिमम लोग
जो भारत में आते थे चीन से खास करके, वो क्या करते थे, ऐसे आपको पहले मध्य एशिया आते थे और मध्य एशिया के थ्रू ही भारत में पश्चिम उत्तर से जो है ना भारत में प्रवेश करते थे। पश्चिम उत्तर का मतलब हो गया आपको नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, ये हो गया आपको नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से ही भारत में प्रवेश करता था। आप जानते हैं कि भारत में यदि आप पश्चिम एशिया से या चीन से कोई भी प्रवेश करेगा तो ये नीचे जो है ना हो गया ये महासागर है, हिंद महासागर इधर भी, तो इधर से प्रवेश करना मुश्किल था, इसीलिए वो जो है ना इधर से ही प्रवेश करते थे। तो ये थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक उसके साथ आप ज्योग्राफी को भी कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री को समझने में या ज्योग्राफी को समझने में आपस में दोनों सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। खास करके मेरा ये मानना है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए तो मैपिंग के साथ पढ़िए। वैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो अपलोड है, बिना मैपिंग जो है धड़ल्ले करवा दिया गया है, लेकिन कितने चीज़ों को आप कैसे याद रखेंगे। तो एक चीज जो है मैपिंग के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे चीजों को बहुत लंबे समय तक याद करके रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं शक के बारे में। शक यूनानियों के पश्चात मध्य एशिया के रास्ते भारत पहुंचा। शक की 5 शाखाएं थी, जिसमें से जो पश्चिम वाली शाखा था वो काफी मजबूत था और शक्तिशाली था। जैसे ये भारत में जब आता है तो यहाँ आने के बाद ये जो है ना बहुत सारे भागों में जो है ना फैल जाता है। ये 5 शाखाएं थी, ये फैल गया। फैलने के बाद जो है ना क्या होता है कि ये आपस में छोटे छोटे क्षेत्र पे कब्जा करके ये अपना जो है ना छोटा छोटा राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में जो पश्चिम शाखा था वो सफल हो जाता है और बाद बाकी जो रेस्ट 4 शाखा बचता है वे इसमें मतलब दब जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये उभर करके पश्चिम शाखा के मुकाबले में कहीं कम रह जाता है या कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद आप देखिए कि ये क्यों आए थे भारत। ये भारत आने का इनका मकसद था कि चारागाह के तलाश में, इनके पास मवेशी हुआ करता था, ये घुमंतू लोग थे। ये जहां कहीं भी इनको चारागाह मिलता था वहीं ये अड्डा डाल करके ये अपने मवेशियों को चरा करके फिर ये दूसरे जगह चले जाते थे। तो अब जब ये यहाँ पहुंचता है भारत इसके आसपास, तो ये देखता है कि मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद यहाँ की स्थिति काफी जो है ना उलटफेर वाली हो जाती है। और आप इस बात को गौर किए होंगे रियल लाइफ में कि जब एक आदमी का किसी क्षेत्र पे अधिकार होता है, या यूं कह सकते हैं कि जो कोई साम्राज्य काफी केंद्रीकृत होता है, तो उनके जो बाद वाले लोग होते हैं कमजोर होते हैं। वो शासक जैसे ही हटते हैं या किसी कारणवश से गद्दी छोड़ते हैं, तो उनके जुड़े हुए जो छोटे छोटे राज्य होते हैं या छोटे छोटे लोग होते हैं कमजोर, वो भी जो है ना कहीं ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसी का लाभ उठा करके इसने भी भारत पे विजय प्राप्त करने की कोशिश किया, शक ने भी। अब इसके जो प्रमुख शासक हुए वे हुए रुद्रदामन। तो रुद्रदामन से आपको क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो रुद्रदामन का जो काल था आपको 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, कुल मिलाकर के रुद्रदामन ने 20 साल तक शासन किया, 20 ईयर्स। अब रुद्रदामन के विषय में जो आपको 2 महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है उसमें यह है कि सबसे पहले रुद्रदामन के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब सुदर्शन झील का निर्माण आपको कब किया गया था? मौर्य साम्राज्य में किया गया था, जब चंद्रगुप्त थे तब किया गया था। लेकिन किसी कारणवश उनके बाद वाले जो शासक थे उतना ज्यादा जो है ना सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिए, और वो जो जलाशय था सुदर्शन झील काफी जो है ना बुरी अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो रुद्रदामन को ही यह मतलब प्राप्त है कि रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार करवा करके सिंचाई व्यवस्था में उसका यूज किया था। सेकेंड कि भारत में संस्कृत आधारित जो अभिलेख थे
रुद्रदामन से पहले भारत में देखने को नहीं मिलता है। मौर्य साम्राज्य में जब हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य की कला, तो मौर्य साम्राज्य में जो लिपि थी वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अम्राइक और ग्रीक लिपि के बारे में हम चर्चा किए थे, लेकिन संस्कृत लिपि के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। संस्कृत लिपि के बारे में आपको चर्चा रुद्रदामन के समय में ही देखने को मिलता है, और ये अभिलेख होता है जूनागढ़ का अभिलेख, ये गुजरात में है। और इस अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में, मौर्य साम्राज्य के धर्म के बारे में, मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अब चलिए इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों पर विजय प्राप्त किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि शक को पराजित किया, किसने पराजित किया? उज्जैन के एक राजा ने, और पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और विक्रमादित्य कोई राजा नहीं था, विक्रमादित्य एक पद था जिसको बहुत सारे राजाओं ने धारण किया है भारत में, आगे चल करके आप इसे देखेंगे। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी करते हैं और उसी समय विक्रम संवत की शुरुआत भी वो करते हैं 58 ईसा पूर्व में, मतलब ईसवी सन से 58 वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो अब कभी कभी आपको यूपीएससी ने भी और छोटे छोटे स्तर के एग्जाम भी पूछ देता है कि चलिए अभी 2020 चल रहा है, 2020, और आपको बोलूं कि विक्रम संवत के हिसाब से आप कौन सा वर्ष ये होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 58 ईयर जो है ना आप इसमें ऐड कर देंगे, 58 ईयर ऐड करेंगे इसमें, तो 8 5 2 7 2078 ईस्वी हो जाएगा। 2078 ईस्वी क्यों? क्योंकि ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसवी सन से 58 साल पहले, तो इसमें आपको ऐड करके निकालेंगे 2078। अब आगे देखिए पहलव के बारे में या पार्थियन के बारे में। आपको बताया था अभी कि ये तीसरे नंबर का था पहलव, दूसरे नंबर पे शक, तीसरे नंबर पे पहलव। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहलव इनकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा मैपिंग पे आइए, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैपिंग या ज्योग्राफी पे तो पूरा मैपिंग आधारित है ही, हिस्ट्री पढ़ते समय भी इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैपिंग ज्यादा से ज्यादा आप करिए। तो ये देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यही जो आपको तक्षशिला है। और ये तक्षशिला चाणक्य के काल में या मौर्य काल में शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था, या शिक्षा से संबंधित यहां बड़े स्तर पे काम किया जाता था। तो तक्षशिला में ये पहलव अपनी राजधानी बनाया, और प्रमुख शासक इसका हुआ गोंडो फर्निस। और इसी के समय में सेंट थॉमस पादरी भारत आया था, ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि ये सेंट थॉमस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने वाला वो पहला पादरी था जो भारत में आया। और भारत में आया तो किसके समय में आया? गोंडो फर्निस के समय में आया। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए हम देखते हैं कि कुषाण के बारे में। कुषाण जो है हमारा लास्ट है, विदेशी आक्रमणकारी में सबसे लास्ट में आता है। ये चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। उसने मध्य एशिया के रास्ते से भारत में आया। तो आपको अभी मैं बताया था थोड़ा मैपिंग करके कि ये भी जो है ना आपको, ये भी चीन से ही था, और ये भी जो है ना हिमालय को क्रॉस करना उचित नहीं समझा, और ये भी आपको इस रास्ते से मध्य एशिया गया, और मध्य एशिया के रास्ते से भारत में एंट्री करता है नॉर्थ उत्तर पश्चिम से। तो मतलब नॉर्थ और वेस्ट से भारत में एंट्री करता है। ये कुल जो है ना 5 शाखाओं में विभाजित था, और भारत में आकर के इन्होंने भी अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश करने की प्रयास करता है।
ये 5 कुलों में विभाजित थे, जिसमें सबसे प्रमुख आपको कुषाण था। और कुषाण के विषय में ही पढ़ना है। बाद बाकी जो 4 कहाँ गए, क्या किए, किस क्षेत्र में अपना अधिकार किए, उसके बारे में आपको बिल्कुल जो है ना जांच पड़ताल या खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कुषाण से। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा इसे कि कुजुल कड़फिसस संस्थापक थे और ये शैव उपासक थे। मतलब ये शंकर या मतलब भोले जिसको कहते हैं, इनके ये उपासक थे, उपासना करते थे, शैव के उपासक थे। इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि कुजल कड़फिसस ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। या कभी कभी आपको पार्टिकुलर नाम, विशेष नाम दे करके नहीं, आपको सीधा पूछ दिया जाएगा, कुषाण दे दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए, कुषाण ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। अब कुषाण के सबसे जो प्रतापी शासक हुए या सबसे जो शक्तिशाली शासक हुए थे कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापशाली शासक हुए और इन्होंने काफी कुछ जो है ना उस समय के भारत के जो राजनीति थे या उस समय की जो व्यवस्था था उसको ये बदलने या परिवर्तन लाने का प्रयास किया। राजधानी इनका पुरुषपुर या पेशावर था, या बाद में इनकी राजधानी हो जाता है मथुरा। पहले तो ये क्या हुआ, जब ये भारत में आए, जिस समय भारत में आते हैं उस समय आप जानते हैं कि ये भारत की मैप है और इधर से एंट्री किए तो ये जो है ना यहीं पे पेशावर है, यहीं उस समय इसको पुरुषपुर या पेशावर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, यहीं इन्होंने अपना राजधानी बनाया। और जब यहाँ इन्होंने पांव जमा लिया तो धीरे धीरे आप ये मथुरा में आकर के भी अपना सेकंड राजधानी बनाया। तो आपको यदि पेपर में ऑप्शन में, खैर दोनों तो देगा नहीं, लेकिन यदि आपको पेशावर, पुरुषपुर या मथुरा इनमें से कोई भी मिले तो आप जो है ना आंसर टिक करिएगा, क्योंकि सेकंड राजधानी इसका मथुरा था। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बनता है और इसी उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत किया, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। 78 ईस्वी में कनिष्क जो थे वो राजा बनते हैं और इसी उपलक्ष्य में वो 78 ईस्वी में एक कैलेंडर जारी करता है जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। कनिष्क के, अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बता दूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन कितने बार पूछ लिया जाता है। यदि आपको आज के डेट में बोल दिया जाए कि कनिष्क के जो कैलेंडर, कनिष्क ने जो संवत जारी किया था उसके हिसाब से आज डेट निकालिए 2020 में, तो आप क्या करेंगे, आप 78 ईसा पूर्व इसमें आप घटा करके निकालेंगे, मतलब 78 साल इसमें माइनस करके निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 78 1 से लेकर के 78 तक आने के बाद, मतलब 1 से लेकर के 1 ईसा पूर्व से लेकर के 78 ईसा पूर्व, ये बीच में गैप हो जाता है। और आज का जो कैलेंडर है 1 ईस्वी से चलता है, तो 1 ईस्वी से चल रहा है आज का कैलेंडर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको बोले निकालने के लिए, तो क्योंकि ये 78 साल बाद का है इसीलिए 78 साल इसमें आपको घटा करके निकालना पड़ेगा। और हमारा जो भारत का जो भारतीय कैलेंडर है उसके हिसाब से भारत का सबसे पहला जो महीना है चैत से शुरू होता है और फागुन जो है वो लास्ट वाला महीना है और चैत से भारत की महीनों की शुरुआत होती है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, या एक भारत के नागरिक होने के नाते ये आपको जो सामान्य सी नॉलेज है इसको आप ध्यान में रखेंगे। कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग पर था, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देख लीजिए थोड़ा सा कि ये भारत का मैप है
और ये चीन से होकर के ये मध्य एशिया, चीन से होकर के मध्य एशिया में जाने के लिए एक रास्ता था। इसे ही रेशम मार्ग कहा जाता था। और इस रेशम मार्ग पे कनिष्क ने अधिकार कर लिया। और ऐसा पूछा जाता है कि भारत का रेशम मार्ग पे कब अधिकार था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत का रेशम मार्ग पे कनिष्क के समय में अधिकार था। कनिष्क के समय में भारत का अधिकार रेशम मार्ग पे था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे और महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, कनिष्क जो थे ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। और ये महायान बौद्ध धर्म का एक दो शाखा था बौद्ध धर्म का। यदि आपको ये बौद्ध धर्म के विषय में थोड़ा समझने परेशानी हो रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बौद्ध और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ वीडियो वहाँ पर आ हुआ है, वहाँ जा कर के देख लीजिए। तो बौद्ध धर्म क्या हुआ कि बाद में आकर के दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो थे वो महायान शाखा से जुड़े हुए थे, महायान शाखा से जुड़े हुए थे। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। किसके अध्यक्षता में? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में। उस समय राजा कौन थे? तो उस समय राजा थे कुषाण, उस समय राजा थे कनिष्क। ये ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के द्वारा जारी किया गया, लेकिन सबसे अधिक सोने की सिक्के जो जारी किया गया था वो गुप्त काल में जारी किया गया था, क्योंकि गुप्त काल का पीरियड बहुत बड़ा था और सबसे अधिक सिक्के भी गुप्त काल में ही जारी किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कब जारी किया गया था? कुषाण काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। इस अंतर को समझिए और ध्यान में रखिएगा। अब गंधार एवं मथुरा कला का भी विकास होता है। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का भी विकास होता है। तो थोड़ा आप मैप पे फिर आ जाइए, थोड़ा सा मैप। अब देखिए ये जो क्षेत्र है गंधार का है, यहां पे ये जो कनिष्क थे यहां विकास किए गंधार कला, ये मिल करके। इसमें क्या था कि कुछ जो है ना भारतीय कला और कुछ कनिष्क जब आए थे मध्य एशिया में तो थोड़ा बहुत कला का इनके अंदर भी ज्ञान था। तो दोनों को मिलाकर के यहाँ ये विकसित करता है गंधार कला। और गंधार कला जुड़ा हुआ था ये बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। और ये हुआ मथुरा, यहां भी कला का विकास किया, लेकिन ये कला बौद्ध धर्म से तो नहीं, ये कला आपको जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अश्वघोष के द्वारा उस समय में साहित्य का भी जबरदस्त स्तर पे विकास होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा जाता है, जो बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा गया है। फिर चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। चरक संहिता चिकित्सा पे बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है और इसमें चिकित्सा की बात की गई है। उसके बाद थोड़ा आइए, और चरक को चिकित्सा का जनक भी कहा गया है। उसके बाद देखिए कि सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत के बारे में कहा जाता है कि सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक था। सुश्रुत संहिता में पहले बार बताया गया है कि शल्य चिकित्सा कैसे किया जाए, शल्य चिकित्सा का क्या महत्व है और शल्य चिकित्सा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरती जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ बताना था। शक, पहलव, कुषाण, तो इन सारे चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को आप देखने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बनाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। तो
जब आप प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना आसानी से कर ले जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक